हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और आज मैं किसी से आपको मिलाने वाला हूं। जी, पी ऑडियो यानी कि इंडिया में सोनोटोन। सोनोटोन जो कि डिस्ट्रीब्यूटर हैं पी ऑडियो, जेटीएस, मैकी और बहुत सारे ब्रांड्स के। आज मैं सोनोटोन के ओनर जो कि करणजी नागपाल, इनसे आपको मिलाने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है हमारी लाइन के। चलिए आज उनसे मिलते हैं, उनके ब्रांड्स के बारे में डिस्कस करते हैं और इस लाइन के फ्यूचर के बारे में भी थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा हमारे चैनल पे। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं। थैंक यू। सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको अपने चैनल तक मैं ला सका। नहीं, ऑलवेज और ऑल वेलकम। सर अभी आप फिलहाल कहाँ पे बैठे हैं? मैं हमारे ऑफिस में बैठा हूँ, जहाँ जी। ये हफ्ता हमने काम चालू किया। हमारा लॉकडाउन जैसे बंद हुआ और 8 तारीख से हमें कोई परमिशन मिला है कुछ थोड़े कम एम्प्लॉयज़ के साथ काम करने के लिए, तो हम ऑफिस चालू करके ये पहला हफ्ता है लॉकडाउन के बाद, तो अभी भी मैं ऑफिस में हूँ। जी, मतलब काफी डेडिकेटेड काम है आपका सर। हाँ हाँ, काम करेंगे तो ही वो स्कूल में होते थे तो एक एक कहावत होती थी, आलस्यस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। इसका ये मतलब होता है कि आलसी आदमी के लिए पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो दोस्त नहीं मिलेंगे, दोस्त नहीं मिलेगी तो खुशी नहीं मिलेगी। मेहनत करो, मेहनत करेंगे तो सामने उसका फल मिलेगा, सामने फल मिलेगा तो जैसे वो फिर नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी तो पैसे कमाएंगे, पैसे कमाएंगे तो फिर दोस्त ज्यादा बढ़ेंगे, दोस्त ज्यादा होंगे तो खुशी होगी। काफी इंटरेस्टिंग लाइन है सर। स्टार्टिंग में आपने बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग लाइन बता दी। सर अभी ऑफिशियली हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू को। सर सोनोटोन जिसमें काफी सारे ब्रांड्स अटैच्ड है, यस। इस सोनोटोन का एग्जिस्टेंस कैसे आया? इंडिया में सोनोटोन कैसे आया? मेरे जो पिताजी थे, श्री नागपाल जी, फिलिप्स में इंजीनियर होते थे। जी। उनका वो डेवलपमेंट जो डिवीजन में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिवीजन में काम करते थे। जब उन्होंने काम करना चालू किया तो काफ़ी कुछ उनको सीख मिली जहाँ उनके जॉब से, फिलिप्स से, कि और वो स्पीकर के ऊपर ही काम करते थे, जो भी छोटे स्पीकर थे, उनके घर के स्पीकर थे, उसके ऊपर काम करते थे। बट ये होता है इंडिया में हमेशा, जब भी कोई आपका खुद का बच्चा पैदा होता है तो और उसमें ये साहस होता है कि मैं खुद का कुछ काम करूं, अपने पूरी परिवार के लिए ज़्यादा कमाऊं, थोड़ा सैलरी का एम्प्लॉय से होके एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं। तो उन्होंने ये साहस रखा और जब मेरी बहन जो मेरे से बड़ी है जब पैदा हुई, लगभग उस टाइम पे उन्होंने अपना बिजनेस चालू किया, जो कि पहले पहले सोनोटोन को नाम को एस्टैब्लिश किया, एक छोटा सा यूनिट उन्होंने भाड़े पे लिया। बहुत कम लोग यहाँ जानते हैं, जो मोहन जी और मनोज जी के जो पिता है, जो मिस्टर मोटवानी, उन्होंने पिताजी जी। को पहले पहले छोटा अमाउंट एक एक लोन की तरफ से दिया था। तो वो टाइम पे नारायण ऑलरेडी एस्टैब्लिश था और उन्होंने एक एक छोटा सा लोन दिया उनको, एक छोटा यूनिट चालू करने के लिए। जो हमारे पिताजी अभी भी पिताजी मेरे को बोलते हैं कि उनके पिताजी ने हमें पहले पहले, जब कोई नहीं हमें लोन दे रहा था, उन्होंने पहले हमको लोन दिया, साहस दी लोन देने के लिए। और वहाँ से उन्होंने यूनिट खरीदा, वहाँ फिर स्पीकर खुद बनाने लगे, और छोटे स्पीकर, गाड़ियों के लिए स्पीकर और छोटे घरों के लिए स्पीकर, तो एकदम छोटे छोटे स्पीकर से हमने ये काम चालू किया। और तभी सोनोटोन ब्रांड नेम एस्टैब्लिश हुआ था। तो वो टाइम पे सोनोटोन के नाम से हम ब्रांड से स्पीकर बेचते थे, चाहे वो गाड़ी के स्पीकर हो, गाड़ी के पीछे 6x9 के ओवल के स्पीकर आते थे। तो अलग अलग जी। तरीके के स्पीकर थे, जो फिर उन्होंने थोड़ा साहस रह के आप विदेश गए, मैग्नेट इंपोर्ट करना चालू किया, और मैग्नेट, और फिर दिल्ली से टी ओक और वॉशर बनाते गए, चैसी बनाना चालू किया।
और फिर एक छोटी सी और एक अंधेरी में एक यूनिट चालू की, जहाँ एक फैक्ट्री का असेंबली चालू किया, जहाँ कोन पेपर सब खरीद के स्पीकर बना के असेंबल करके यहाँ बेचते थे। सर पी ऑडियो जो कि आज की डेट में सोनोटोन के साथ सबसे बड़ा ब्रांड जो जुड़ चुका है, वो इंडिया में कैसे आया? कैसे इस पी ऑडियो को इंडिया में लाने की आइडिया आपको मतलब आई थी, या एग्जिस्टेंस में कैसे आया एग्जिस्टेंस में? जब हमारा पीओडी के साथ संबंध एक साथ हुआ, तभी तो मैं स्कूल में पढ़ रहा था, मैं बिजनेस में एक्टिव नहीं था। जैसे कि मैं बोला, पिताजी खुद स्पीकर बनाते थे गाड़ियों के लिए या छोटे घरों के लिए, या छोटा एम्पली स्पीकर होता था। उन्होंने छोटा सा एक एम्पलीफायर बना के स्पीकर के पीछे भी डाला, जो कोई वो टाइम पे इंडिया में कोई बना रहा नहीं था। एम्पली स्पीकर छोटे छोटे लेवल पे कोई ज्यादा कोई बना रहा नहीं था। या तो बड़ा एक्टिव स्पीकर होता था, पावर्ड स्पीकर, या तो घरों में जो भी है 5.1 में वो सीधा एम्पलीफायर से उसको रन करते थे। तो उनका वो स्पीकर बनाने का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा था। अभी उन्हें स्पीकर के लिए वॉइस कॉइल की जरूरत थी। उन्होंने सोचा कि वॉइस कॉइल को ज्यादा, मतलब जो इंडियन लोकली वो लोग वॉइस कॉइल वाइंड करे, उससे अच्छा अगर कोई विदेश से कोई अच्छी वॉइस कॉइल मंगाए तो शायद स्पीकर का क्वालिटी में काफी फर्क आया, काफी बढ़ना चाहिए। तो वो एग्जीबिशन था हांगकांग में। हर साल बहुत से लोग जो जाते हैं उनको मालूम होगा, हांगकांग में हांगकांग इलेक्ट्रॉनिक शो होता है। तो अभी भी होता है, बट ऑफ कोर्स वो टाइम जी। पे स्पीकर के फील्ड के लिए कोई डेडिकेटेड एग्जीबिशन नहीं था। उस वजह से हांगकांग जो इलेक्ट्रॉनिक शो था, सारे स्पीकर मैन्युफैक्चरर उसी शो में पार्ट लेते। वहाँ पे पीओडो का भी बूथ था, और वहाँ पे उन्होंने अपने वॉइस कॉइल पहले पहले दिखाए थे। तो पिताजी ने बोला कि मेरे को वॉइस कॉइल चाहिए, तो यहाँ वॉइस कॉइल की कंपनी है। और तब तक वो टाइम पे पीओडो चालू नहीं हुआ था। जो उनके मालिक थे, एटन के जो वॉइस कॉइल के मैन्युफैक्चरर के मालिक थे, जो मिस्टर स्टीव चेन थे, उन्होंने सिर्फ वॉइस कॉइल बनाना चालू किया। वो भी खुद कोई कंपनी में काम करते थे, साइकिल चलाते थे, फिर उन्होंने खुद अपना बिजनेस सोचा, खुद चला बनाएंगे, तो उन्होंने वॉइस कॉइल बनाना चालू किया। और ऐसे ऐसे बढ़ते गए। पीओडो के जो मालिक है, वैसे ही उनकी भी स्टोरी एकदम छोटे स्केल से चालू हुई। वॉइस कॉइल तो पिताजी गए, बोला कि मेरे को वॉइस कॉइल चाहिए। तो बोला कि हाँ, हमारे वॉइस कॉइल एकदम बहुत माना बड़े बड़े स्पीकर कंपनी यूज करती है, पर अगर हम स्पीकर वॉइस कॉइल बना रहे हैं तो हम स्पीकर क्यों नहीं बनाए? तो पिताजी ने बोला हाँ जरूर बनाइए, तो हम स्पीकर भी बेचेंगे आपका। पर उन्होंने बोला कि मेरे को हमेशा ये अलाइनमेंट, जो वॉइस कॉइल को मैग्नेट के गैप में हम लोग सेंटर करते हैं, उसमें हमेशा अलाइनमेंट में हमेशा आगे पीछे चेंज होता है। मतलब स्पीकर जैसे ही और नरम हो जाता है, वॉइस कॉइल थोड़ा बैठ जाता है, क्योंकि स्पाइडर सॉफ्ट हो जाता है। तो पिताजी ने जी। उनको थोड़ा हेल्प किया अलाइनमेंट के लिए कैसे। तो उनकी वहां से रिलेशन उनका एक साथ, जैसे दो दोस्त हो गए होते हैं, वैसे बन गए। तो उन्होंने ये स्टीव चेन जो है वो वापस थाईलैंड गए। उन्होंने बात अपने पास अपने साथ वापस लेके गए, और वो उस बात के ऊपर वहां से उन्होंने खुद के स्पीकर बनाना चालू किए। और तभी तक पिताजी वहाँ उनके जो वॉइस कॉइल के फैक्ट्री से वॉइस कॉइल खरीदते गए। जब उनका पहला पहला स्पीकर बना, जो स्टीव चेन ने उन्होंने अपना पहला स्पीकर बनाया, तो पहले पहले पिताजी को फोन किया, बोला कि मैंने पहला स्पीकर बनाया, और सबको ये जो आपने मेरे को वॉइस कॉल का अलाइनमेंट का तरीका बताया, उससे मेरे को काफी फायदा हुआ और मेरे को काफी जानकारी मिली। उसकी वजह से जो लोग मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं वो आपकी वजह से। और उन्होंने उनको स्पेशल बोला कि मैं एयर टिकट भेज रहा हूँ। तभी हमारी कंपनी बहुत छोटी है, तो पिताजी हर एक एक रुपया बचाने के पीछे बोल रहे नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, मैंने अभी अभी मैं बस विदेश जाके आया हूँ। तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको टिकट भेज रहा हूँ, आपको टिकट ये लेके आना ही है, क्योंकि ये जो है आपने मेरे को हेल्प किया है। तो वहां से उनका जो है ओरिजिन जो है, जिस दिन से पहला स्पीकर बना, उसी दिन से जो पिताजी है पीओडे के मालिक के साथ एक साथ थे। तो उन्होंने बोला कि मैं स्पीकर बनाना चालू करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि ये पूरा स्पीकर का जो लाइनअप है ये आप बेचे इंडिया में। तो हम ऑलरेडी वॉइस कॉइल तो वापर रहे थे, और वो टाइम पे हमारे बहुत से दिक्कत आती थी, क्योंकि जब कोई भी फैक्ट्री कोई चलाता है, कभी यूनियन का प्रॉब्लम आता है, कभी रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम आता है। हमेशा फैक्ट्री को चलाना इतना आसान नहीं है। कभी ग्लू खत्म हो जाता है या ग्लू सूख जाता है, कभी स्पाइडर या कुछ नरम हो जाते हैं ह्यूमिडिटी की वजह से, जो हवे में ह्यूमिडिटी है, स्पाइडर सॉफ्ट हो जाते हैं, कोन सॉफ्ट हो जाता है। तो उसको बहुत रॉ मटेरियल को मेंटेन करना बहुत दिक्कत आती है। तो पिताजी ने बोला इतना सब सरदर्द उठाने से अच्छा क्यों ना हम थोड़ा स्पीकर डायरेक्ट, अगर स्टीव चेन के पास पूरी इंजीनियरिंग टीम है जो स्पीकर बना रही है, हम थोड़ा स्टाफ के जो
कुछ कुछ स्टाफ बोलते हैं कि बोलेंगे कि अगर आपने हमारा पगार नहीं बढ़ाया हम काम नहीं करेंगे, या यूनियन के जैसे अलग अलग यूनियन का अलग अलग प्रॉब्लम होता जी है। हमें भी वो टाइम पे हमारे फैक्ट्री में यूनियन के बहुत प्रॉब्लम्स आए थे, तो पिताजी ने बोला उससे ये सब सरदर्द झेलने से अच्छा ये फैक्ट्री का मामला ही बंद कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो है बाहर की कंपनी पर रख लेते हैं और यहाँ अपना टाइम जो छोटा बहुत मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर देखेंगे, और जो बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है वो पीओडे के ऊपर छोड़ देंगे। और वहाँ से उन्होंने पीओडे के स्पीकर इंपोर्ट करना चालू किए। जी पहले पहले छोटे सब डीलर के पास गए, और उन्होंने बहुत ऑफर किया, क्योंकि वो टाइम पे बहुत अलग अलग ब्रांड्स थे जो जहाँ और पीओडे जाना नहीं जाता था। जी जैसे कि सिलेनियम था इंडिया में, जैसे कि लोकल में डायमंड के स्पीकर आते थे, बहुत बिकते थे। तो जी 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 पिताजी एक एक डीलर के पास गए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एम्पोरियम है बॉम्बे में, उन्होंने बोला कि आप प्लीज ये स्पीकर ट्राई करो, और जिनको भी उन्होंने स्पीकर दिया काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। तो वहां से पीओडे का जन्म हुआ इंडिया में। एक एक बात फैलते गई, बहुत यूजर ने बोला कि बहुत ही अच्छा स्पीकर है, जी इसको वैल्यू फॉर मनी तो मान सकते हैं, क्योंकि जितना हम पैसा लगा रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट वापस लेना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी हम जी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी व्यापारी है बोलेगा कि मैंने ये स्पीकर खरीदा है, और वहां से डीलर बनते गए, जैसे ही बात फैलते गई लोग और इंटरेस्ट लेना और लोगों ने इंटरेस्ट लेना चालू किया, बोला कि हमें भी हमारे एरिया के लिए ये स्पीकर बेचना है, क्योंकि बहुत से जी रिव्यूज अच्छे हैं। और बस ये पीरियड का जन्म है इंडिया में। सर मतलब ये जो पीओडियो ब्रांड आया है वो हम्म एक्चुअली ये बोल सकते हैं कि किसी का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हम्म और किसी का बहुत बड़ा रिसर्च, ये हम्म दो चीजें मिला के पीओडियो इंडिया में आया है। करेक्ट। जी चलिए सर, पीओडियो के वाकई नाम के पीछे दिखता भी है क्योंकि सर इनके स्पीकर्स की क्वालिटी वाकई शानदार होती है। सर एक अब थोड़ा सा टॉपिक से हटके मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन में। नो प्रॉब्लम। सर ऐसा क्या है कि कोई व्यक्ति अगर एम्पलीफायर ले रहा है तो वो पावर एम्प ले, एम्पलीफायर ना ले, ऐसा क्या है? मतलब कोई व्यक्ति अगर क्लास बी का एम्पलीफायर, जैसे जिसमें माइक्रोफोन्स वगैरह लगते हैं, जो हम लोग इंडियन ट्रेडिशनल एम्पलीफायर जिसको मानते हैं, वो न लेते हुए पावर एम्प पे स्विच क्यों करे? देखो, एक तो पावर एम्पलीफायर का कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई भी एम्पलीफायर को हम पावर एम्पलीफायर बोल सकते हैं, पर यूजुअली पावर एम्पलीफायर को प्रोफेशनल यूज में अगर हम कैटेगराइज करें, तो जो भी एम्पलीफायर 100 वॉट या 150 वॉट के ऊपर देता है हम उसको पावर एम्प मान सकते हैं। ऐसा कोई जी एम्पलीफायर मतलब सिर्फ आपके सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है। जी अभी क्लास बी एम्पलीफायर में क्या अलग अलग क्लासेस के एम्पलीफायर आपने देखा होगा, क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास ए बी है, क्लास डी, जी क्लास एच। क्लास ए के एम्पलीफायर में क्या होता है कि आपका जो एम्पलीफिकेशन का जो कंपोनेंट है, वो पूरे जो आपका ऑडियो इनपुट साइकिल है वो एक पॉजिटिव साइकिल है और एक नेगेटिव साइकिल है। वो जी पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल में पूरे पूरे साइकिल के टाइम आपका एम्पलीफायर चालू है, आपका आप सिग्नल दे या ना दे, आपका जी एम्पलीफायर चालू ही चालू है क्लास ए एम्पलीफायर में, जो उनका उसका जी आउटपुट स्टेज है। इसकी वजह से उसमें बहुत गर्मा जो भी उसका एनर्जी है, वो जी क्लास ए एम्पलीफायर बहुत गर्म होता है, उसका एफिशिएंसी बहुत ही कम होता है। तो अगर हम देखें जो कन्वेंशनल एम्पलीफायर है उसके मुकाबले पावर एम्पलीफायर जो हम कहें, जो जो डिजाइन की तरफ हम बात कर रहे हैं, उसका कॉस्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी सर्किट का ज्यादा है, कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, बट डिस्टॉर्शन ज्यादा कम है। एक तरीके से अगर आप प्रोफेशनल यूज में देखेंगे तो कोई भी म्यूजिशियन जो है वो हमेशा चाहेगा कि डिस्टॉर्शन कम मिले उसको, तो वो जी हमेशा वो एम्पलीफायर की तरफ ज्यादा जाएगा जिसमें उसको डिस्टॉर्शन कम मिले। इसके लिए पावर एम्पलीफायर इसकी वजह से बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि ये बड़े सिग्नल को डिलीवर कर सकता है, बड़े सिग्नल बड़े बेस को डिलीवर कर सकता है, जो कि छोटे से एम्पलीफायर कोई भी या क्लास बी एम्पलीफायर अगर बेस को ड्राइव करेंगे या डिस्टॉर्शन के ज्यादा, डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा होगा हाई सिग्नल पे, और नॉर्मल जो एम्पलीफायर है उतना करंट नहीं दे पाएगा। तो सर इन शॉर्ट में मतलब हम लोग एफिशिएंसी और क्वालिटी यस। दोनों ज्यादा हमको मिल जाती है। और एक पॉइंट ये भी है ना सर कि क्लास बी में जनरली आउटपुट ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो उसके कारण थोड़ा बहुत वोल्टेज डाउन भी हो जाता है, एक्सेस तो वही खा लेगा। जी सर, एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूँ कि अगर आपने जैसे एक्टिव की बात की, ईएसपी
जो एक्टिव सिस्टम आप बोल रहे थे, और डीएसपी दूसरा, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। सर क्या ये फ्यूचर है हमारा? कुछ हद तक यस, कुछ हद तक नो। बहुत से फैक्टर्स और कहाँ हम इसको यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम नॉर्मल प्लग एंड प्ले सिस्टम की तरफ देखेंगे, आप देखेंगे कि पहले जो एक प्लास्टिक कैबिनेट आता था या पैसिव में बहुत बिकते थे एक टाइम पे, मतलब 10 साल पहले। आज के टाइम में जी। बहुत से शहरों का मेरे को अंदाज नहीं है, पर मैं इतना कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जो एक्टिव स्पीकर का जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। अच्छा, इसको ये क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि अगर पैसिव को देखेंगे, उसका एम्पलीफायर कौन सा यूज़ करेंगे, उसको क्रॉसओवर कौन सा देंगे, फिर उसका जी। प्रोटेक्शन सर्किट कौन सा यूज़ करेंगे, उसका लिमिटर या कंप्रेसर कौन सा लेवल पे सेट करेंगे। इसकी वजह से जी। बहुत कॉम्प्लिकेशन है, लोगों को इतनी जानकारी नहीं है। उससे अच्छा अगर आप एक्टिव सिस्टम लेंगे, उसमें सिर्फ एक प्लग एंड प्ले है, मतलब आपने सिर्फ एक्सएलआर दे दिया, एक पावर का केबल दे दिया और आपका स्पीकर पूरा बज रहा है। उस स्पीकर के एम्पलीफायर के एक्टिव मॉड्यूल के अंदर सारा कुछ डिजाइन किया गया है। उसका पावर, जो जो अंदर जो कंपोनेंट लगे हैं, जो वूफर है और जो उसका एचएफ ड्राइवर है, उसके लिए कितना पावर आना चाहिए एम्पलीफायर से, वो ऑलरेडी एक्टिव मॉड्यूल में है। उसका जी। क्रॉसओवर सेटिंग क्या होना चाहिए, वो ऑलरेडी एक्टिव मॉड्यूल में है। उसका ईक्यू क्या रहना चाहिए, वो ऑलरेडी एक्टिव मॉड्यूल में है। उसका स्पीकर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्रेसर या लिमिटर क्या लेवल होना चाहिए, वो भी ऑलरेडी सेट है। तो आप देखेंगे एक्टिव स्पीकर में ज्यादा से ज्यादातर आपका फेलियर रेट बहुत कम आता है। मतलब वॉइस कॉइल या एचएफ के कॉइल के जलने की शिकायत हमेशा कम आएगी आपके एक्टिव सिस्टम में। हालांकि आपके पैसिव सिस्टम में आपने आपने हमेशा देखा होगा कि लोग कॉइल बहुत आसानी से उड़ा देते, क्योंकि या तो उनको लगता है कि एम्पलीफायर अगर कम पावर का यूज करे तो एचएफ कॉइल नहीं उड़ेगा। ये भी गलत सोच है, क्योंकि आप कम पावर के एम्पलीफायर से भी आप अपने कॉइल को उड़ा सकते हैं। जी। तो एक्टिव ये स्केल में मैं हमेशा मेरा ये कहना है कि एक्टिव का पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रहा है और लोग जी। हम एम्पलीफायर मॉड्यूल भी बेच रहे हैं। हम मैंने देखा है कि एम्पलीफायर मॉड्यूल का डिमांड काफी बढ़ते जा रहा है। जो एक्टिव प्लास्टिक कैबिनेट उसका डिमांड आपने देखा होगा कि कितने कंपनी आ गई है। हम बेचते जी। हैं, क्यूएससी है, इलेक्ट्रो वॉइस है, जेबीएल है, जी। जी। सैमसंग जी। है, यामा है, इतने बेरिंजर है, इतने कंपनियां पैदा हो गई और सब बेच रहे हैं। ऐसा नहीं कि जी। कोई, और उसका डिमांड बढ़ते ही जा रहा है क्योंकि लोगों को चाहिए कि सिर्फ मैं अपने सीडी प्लेयर या अपने मिक्सर से डायरेक्ट इनपुट दे दूं वहां से और वहां से स्पीकर को चलाऊं। उससे आगे मेरे को कुछ झंझट नहीं है, अलग से एम्पलीफायर अलग से पिकअप करूं, अलग से क्रॉसओवर पिकअप करूं। तो उसका एडवांटेज काफी बढ़ते जा रहा है। बट अगर हम बड़े सिस्टम में जाएंगे, जैसे कि बड़ा लाइनर सिस्टम है, जैसे ही करंट बढ़ते जाता है, बहुत हमारे इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं जहाँ की हमारा वातावरण बहुत गर्म है, जी। पॉल्यूशन ज़्यादा है और डस्ट है, ह्यूमिडिटी है। उसमें जी। जैसे ही एम्पलीफायर गर्म होते जाते हैं, उसको उसको उतना कूलिंग का सिस्टम मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो जो भी अंदर हीट जो पैदा हो रही है उसको बाहर हवा में डिसिपेट करे। एक्टिव सिस्टम जो कम स्केल के, जैसे कि छोटा 15 इंच का बॉक्स या उसमें कुछ ज़्यादा करंट होता नहीं है। और आज के टाइम में जो हमारे जो डिज़ाइन है एम्पलीफायर मॉड्यूल के, वो काफ़ी स्टेबल है। जैसे ही हम बड़े जी। सिस्टम में जाएंगे, लाइन एरे की तरफ जाएंगे या बड़े 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 कॉन्सर्ट की तरफ जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम ज्यादा पैदा होते हैं क्योंकि उसमें करंट, उसमें आउटपुट पावर बहुत ज्यादा चाहिए, उसमें करंट बहुत ही ज्यादा जनरेट होता है। जब ज्यादा करंट जनरेट होता है, आप ये समझ के चलो कि अगर आपका अ, एक पैसिव लाइनर है और एक एक्टिव लाइनर है, आपके शो के बीच में अगर आपका एक्टिव लाइनर का एम्पलीफायर मॉड्यूल बंद हो गया तो आपको पूरा लाइनर नीचे लेना पड़ेगा। बट अगर आपका पैसिव जी। लाइनर का अगर एम्पलीफायर बंद हो गया, आप सीधा से आप खाली एम्पलीफायर बदली करके दूसरे एम्पलीफायर पर इसको लगा सकते हैं। तो करेक्ट। बड़े बड़े सिस्टम में जैसे ही करंट ज्यादा, उसकी रिलायबिलिटी बहुत से कम सिस्टम है जो हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि अगर ये स्पीकर हम ऊपर लेके गए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको मालूम है कि इंडिया में बारिश कभी भी अचानक आ सकती है। हमने पूरा सेटअप कर दिया एक दिन, और अगले दिन हमने सेटअप कर दिया, अगले दिन शो है और रात को थोड़ी बारिश आ गई, पूरा एम्पलीफायर मॉड्यूल भीग गया। एटलीस्ट जो अगर हमारा एम्पलीफायर रहता है वो एटलीस्ट अलग से, जो पैसिव सिस्टम है एम्पलीफायर अलग से शेड में रहता है, उसका अगर कुछ भीग भी गया, हम दूसरा एम्पलीफायर फटाफट उसको बदली करके लगा सकते हैं। तो उसमें मैं ये कहूंगा कि जैसे ही बड़े सिस्टम बड़ा होते जाता है, उसमें पैसिव का महत्व और बढ़ते जाता है, और जैसे ही सिस्टम छोटा होते जाता है, एक्टिव बहुत पॉपुलर है। सर बहुत अच्छा आंसर मिला मुझे।
क्योंकि एक्चुअली मैं एक्टिव और पैसिव के बीच में कई बार कंफ्यूज हो जाता था कस्टमर को सजेस्ट करने में। लेकिन ये एक अच्छा पॉइंट है कि अगर बरसात में आपने एम्पलीफायर रख दिए हैं या तो फिर आपको कोई मॉड्यूल जल गया है या बंद पड़ गया है, तो एट दैट मोमेंट आप उसको चेंज कर सकते हैं अगर आप पैसिव में होते हैं तो। सर दूसरा दूसरा ये जी है कि अगर हम इंस्टॉलेशन की तरफ जाएंगे बैंक्वेट हॉल में, वो हमेशा चाहते हैं कि सारा कंट्रोल एक ही जगह हो, तो वहाँ पैसिव ज़्यादा ज़रूरी है। कौन इंस्टॉलेशन में हर एक स्पीकर के पीछे कौन जाके लेवल चेंज करे, उनको चाहिए कि सीधा जी एक ही जगह से एम्पलीफायर का लेवल कम करे। तो अलग अलग जी जी एप्लीकेशन है जहाँ आप उसको वापस अगर एक्टिव भी यूज़ करें, बहुत से इंस्टॉलेशन में वो डायरेक्ट मिक्सर से ही उसका पूरा सिग्नल का लेवल कम कर लेते हैं। तो जी एट द एंड उसका एप्लीकेशन क्या है, कौन से टाइप का कस्टमर उसको यूज कर रहा है। एक छोटा अगर डीजे में करूं जो छोटे छोटे बैंक्वेट में अगर लगाता है, उसके लिए एक्टिविस्ट बहुत ही सही चीज रहेगी, क्योंकि वो दो सबवूफर और दो स्पीकर के साथ लगा के और एक मिक्सर और एक सीडी प्लेयर जाके उसको अपने पार्टी को खत्म कर सकता है। उसको अलग से एम्पलीफायर क्रॉसओवर और ज्यादा उसको मैच करने की जरूरत नहीं है। स्पीकर का अलग से केबल, ये डायरेक्ट एक्सएलआर गया और मैटर क्लोज। जी जी जी, ये तो है। सर मैं अपने अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। ओके। सर क्या लगता है कि हमारी इंडस्ट्री किस वे पे जा रही है? क्योंकि हमने कई सालों में बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन देखी है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस देखी है। तो अब ये स्टेज आ गया है कि क्या हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या हमारा इंडस्ट्री डाउनफॉल की तरफ जा रहा है? क्या लगता है आपको? हमारा लॉ जो है डुप्लीकेट की तरफ, या लोग जो सेम तरह के दिखने वाले स्पीकर में अलग अलग नाम के साथ बेचते हैं, सिर्फ लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए कि ये बस ये खरीदो, आप पैसे दे दो और ये सेम उसका खरीदारी होएगा। आधे खरीदारी में वो स्पीकर खरीद रहे हैं और स्पीकर लगभग सेम प्राइस में बेच रहे हैं, ये कहानी कहकर कि ये सेम फैक्ट्री से आता है और ये इसका सेम रॉ मटेरियल है, इसका कोन पेपर देखो सब सेम है, और लगभग प्रिंटिंग भी लगभग सेम करेंगे। उसकी वजह से जो है मार्केट थोड़ा बिगड़ रहा है। लोगों को सही तरीके से सही प्रोडक्ट्स आ रहे नहीं तो हमारा जहाँ जो जो मिसाल तक हम पहुंच सकते हैं वो कहीं ऊंचा है, क्योंकि हमारे में वो कैपेबिलिटी है पढ़ने लिखने की और ज़्यादा सीखने की और लोग अलग अलग आइडियाज लगाने की कि हम स्पीकर का सिस्टम और अच्छा बेहतर करें। तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। अगर कोरोना वायरस के बारे में बात करें इन स्पेसिफिक, हमारा इंडस्ट्री फिर भी बहुत जवान है। अगर आप चाइना या कुछ जाएं, इंडस्ट्री बहुत ही बड़ा है। सर तो जैसा कि आपने कहा कि पायरेसी और डुप्लीकेसी हमारी इंडस्ट्री को डाउनफॉल की तरफ लेके जा रहा है, सर हमने भी अपने चैनल के थ्रू काफी सारे इनिशिएटिव लिए हैं, यस, मैंने जिसमें देखा है। आपने भी शायद देखा होगा कि एक डुप्लीकेट स्पीकर एम्पलीफायर का भी मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें पी ऑडियो का स्पीकर यस। सामने रख के दिखाया था। और सर हम लोग जनरली वही करते हैं कि ओरिजिनल लोगों को दिखा देते हैं वीडियो के थ्रू और उसमें पहचानने के तरीके दिखाते हैं। सर मेरे ख्याल से आपने भी कोई एक सिस्टम ऐसा किया है नया डेवलप, जिसके यस। थ्रू आप पी ऑडियो के स्पीकर्स को ओरिजिनली पहचान सकते हैं। यस। कुछ उस बारे में अगर बता सकें। फरवरी 2000 या जनवरी 2020 से, अगर हमारा यहाँ अभी सेल तो बहुत कम हुआ है क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से, बट जनवरी के बाद जो भी स्पीकर आए हैं उनके ऊपर ज़्यादातर ऑलमोस्ट जो जो स्पीकर मॉडल अफेक्टेड है या एम्पलीफायर अफेक्टेड है, उसके ऊपर एक अलग से एक कोड आता है। वो कोड को अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएंगे, वो इमीडिएट आपको बताएगा कि ये स्पीकर कब आया है, अ, कब भी लगभग, और आप अपना नाम उसके ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं कि मैंने ये स्पीकर खरीदा है, ये मेरे स्पीकर है। जी ये कोड बहुत यूनिक है, मतलब हर एक स्पीकर के ऊपर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोड है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम के साथ बनाया गया है। क्योंकि बहुत से क्या होता था कि पहले हम कोई कार्टून का कलर बदली करते थे, वो कॉपी हो जाता था। अगर पट्टे पे हम पीओडो का मार्का आता था वो भी कॉपी हो जाता, डस्ट कैप के ऊपर लोगो आता था वो भी कॉपी कर दिया, अब चैसी के ऊपर एम्बॉसिंग किया वो भी कॉपी कर दिया। तो लोग जो जानकार कस्टमर है, वो जो दुकानदार जाना पहचान दुकान है वहीं से खरीदा, पर जो अनजान कस्टमर है वो सिर्फ प्राइस को देख के पूरा बौखला जाएगा, बोलेगा जहाँ मेरे को सस्ता मिल रहा है मैं वहाँ जाऊंगा। और वो सबसे ज्यादा वो अफेक्ट होता है, क्योंकि वो जाएगा बोलेगा कि आपने स्पीकर दिया 3000 में, 2500 में दूसरी जगह मिल रहा है, और हालांकि मार्जिन भी उतना है नहीं। जो है कस्टमर वो 2500 में खरीद लेता है, जो कि शायद दुकानदार की
परचेज प्राइस भी नहीं होगी शायद। तो उसमें क्या होता है कि ये अनजान आदमी उसने खरीद लिया और एक बार उसके पास एक स्पीकर ऐसा आया जो वो बजाएगा, उसमें आउटपुट, उस साउंड क्वालिटी ना मिलेगी, आउटपुट ना पावर ना मिलेगा, और ना ही उसको सर्विस, और बहुत जल्द उड़ जाएगा वो स्पीकर। तो इसकी वजह से एक एक नेगेटिव फीलिंग आ रही थी, तो इसके लिए हमने बोला कि बहुत सा हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे एक तरीके से जो कस्टमर डायरेक्ट वो स्पीकर खरीदे उसके ऊपर एक कोड मिलना चाहिए, और सामने वो आज के टाइम में हमने देखा कि सारे सबके पास, हमारे ऑटो वाले के पास भी एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें वो इंटरनेट पे जा सकता है। तो बहुत आसान चीज़ है, उसको सिर्फ़ एक वेबसाइट पे डालना है और सिर्फ़ कोड डायरेक्ट डालना है। तो आप वेबसाइट पे जाएँगे paudio.in पे, तो उसमें सीधा माँगता है कि आपका कोड, आपको अलग से कोई लिंक कहाँ क्लिक करने की ज़रूरत भी नहीं है। सामने होम पेज पे पूछता है कि आपका कोड एंटर करो। आप या तो 1 कोड एंटर कर सकते हो या तो 100 कोड एंटर कर सकते हो। ये सब कोड्स का पूरा आपको बताएगा कि ये जेन्युइन है, जेन्युइन नहीं है। अगर किसी ने, अच्छा इसका जो कोडिंग का सिस्टम है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम है। तो जो डुप्लीकेट, मेरे हिसाब से जो जिसका दिमाग सिर्फ़ कॉपी करने में जाएगा, उसकी सोच कभी भी इतनी आगे नहीं होगी कि मैं अलग से इसको समझूँ कि ये कैसे बनाया गया है, क्योंकि इसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। 10 जी। बड़े-बड़े इंजीनियर ने इसको ये बहुत कॉम्प्लेक्स कोडिंग को बनाया है, और उसका एक सिस्टम ऐसे डिवाइस किया है कि सारे स्पीकर पे, या ये ना तो एक कोड डुप्लीकेट हो सकता है, अगर किसी ने एक कोड को बहुत बार कोई ये सोच सकता है कि मैंने एक एक स्पीकर खरीदा, उसको एक कोड अगर मैंने एक कोड स्पीकर खरीदा, उसका एक कोड कॉपी करके मैंने 100 स्पीकर बनाए, सारे 100 स्पीकर के ऊपर वही कोड लगाया। अगर उसने वो किया तो हमेशा कुछ टाइम, मतलब लोग 2 बार या 3 बार चेक करेंगे, हमेशा आएगा कि ये सामने स्पीकर ये नाम पे रजिस्टर है जो आपने खरीदा, ये डुप्लीकेट है। सेकेंडली जो अगर वो अपनी तरफ से, अगर किसी ने अगर कोड देखा होगा, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोड है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा A1 2 3 4 5 एकदम सीरियल ऑर्डर नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोड है, X7 3 ऐसा जेम्स बॉन्ड की तरह एक कॉम्प्लेक्स कोड है। तो कोई भी अपना कोड डालने को भी जाएगा, वो कोड कभी वो वेबसाइट पे होगा ही नहीं, क्योंकि वो उसका मतलब करोड़ों और करोड़ों में उसका उसका लक इतना अच्छा होना चाहिए कि करोड़ों और करोड़ों करोड़ों कॉम्प्लिकेशन कॉम्बिनेशन में उसका एक सही निकलना चाहिए, इतना उसका प्रोबेबिलिटी इतना कम है। तो मेरे हिसाब से एक तरीका ये है कि उन लोगों को बहुत अभी ये साल से बहुत ही आसान तरीका हमने डिवाइस किया कि उसको सिर्फ जाके कोड बस इतनी जानकारी कस्टमर में होनी चाहिए कि इसको हर एक जो ओरिजिनल स्पीकर पे आता है एक कोड आता है, वो शायद डुप्लीकेट पे है जिसपे कोड नहीं है। वो एक दूसरी बात है, पर हम उसका अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। सर मैं ये चाहूंगा कि आप एक आध बार अगर मौका मिल पाता है तो मुझे ये एक्सप्लेन करने का मौका दीजिएगा अपने वीडियो के थ्रू, कि मैं लोगों को ये कोडिंग समझा पाऊँ और किस तरीके से वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ओरिजिनल स्पीकर कौन सा है और कैसे पता लगता है। जरूर जरूर। सर एक फिर से डिफरेंट क्वेश्चन पे आते हैं। सर आपका कोई पर्सनल प्रोडक्ट जो आपकी चॉइस का हो, भले वो सोनोटोन का हो या मे बी अदर किसी ब्रांड का हो, आप बताइए थोड़ा। मेरे बहुत से प्रोडक्ट के चॉइस है, बट कौन से कोई है आपका कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी? सर आप कोई भी चूज कर सकते हैं अपनी लाइन से, मे बी एम्पलीफायर, मे बी क्रॉस ओवर, मे बी कुछ। मेरा सबसे फेवरेट है, आज के टाइम में मेरा पूरा फोकस है डीएसपी के ऊपर। कोई भी स्पीकर का क्रॉसओवर आप सेट कर सकते हो, उसका ईक्यू कर सकते हैं। अगर जी किसी ने मेरा जो प्रेजेंटेशन है जो हमने 2 या 3 हफ्ते पहले किया था एफआईआर फिल्टर्स के ऊपर, हम जी उसके द्वारा बहुत सी चीजें अचीव कर सकते हैं जो बड़ी-बड़ी कंपनियों ने मतलब आपसे लाखों, आप एक स्पीकर के पीछे लाखों रुपए ले लेते हैं जी सिर्फ वो स्पीकर को वैसे सुनाने के लिए। बट मैंने बहुत से उसको पूरा जैसे एक तरीके से कह सकता हूँ कि पर्दाफाश किया, कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये पर्दा है, कि इसके आगे जी मेरे को समझ नहीं है कि इसको कैसे उपयोग करना है, इसको कैसे यूज़ करना है। इसके लिए मेरा सबसे फ़ेवरेट है जो डीएसपी प्रोसेसर है, वो सबसे मेरा एक फ़ेवरेट चीज़ है, क्योंकि उसमें आप स्पीकर को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। एक तरीके से ये मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार आपने सही तरीके से समझ लिया कि आपका स्पीकर को प्रोटेक्ट कैसे करना है, आपके स्पीकर कम उड़ेंगे। हम इतने डायफ्राम और कॉइल बेचते हैं, एक तरीके से हम खुश होते हैं कि हाँ, सेल इतना हो रहा है, बट एक तरीके से हम इतने भी खुश नहीं, वैसे एक तरीके से खुश नहीं है, क्योंकि लोग इसको उड़ा रहे हैं जहाँ कि उसको वो अवॉइड कर सकते हैं। अगर उन्होंने सही प्रोटेक्शन उसको एक तरीके से जान के अगर उसको लगाया, तो और आज के टाइम में उतना सस्ता हो गया, मतलब जो एंट्री लेवल है समझो 20,000 के आसपास एक
एंट्री लेवल प्रोसेसर जिसमें सारे फंक्शंस कवर हो जाते हैं, जो आपके स्पीकर को पूरी तरह प्रोटेक्ट करे, और अपना अलग अलग प्रीसेट बना। अगर आपको एक बार समझ आ गई, आपको डीजे के लिए अलग से प्रीसेट, एक लाइव गायिका के लिए अलग से प्रीसेट, आपने मॉनिटर स्टेज पे मॉनिटर किया, उसमें माइक में फीडबैक कम आना चाहिए, उसके लिए अलग से प्रीसेट, आप खुद से अलग अलग प्रीसेट बना सकते हो, अपना EQ कर सकते हैं, क्रॉसओवर कर सकते हैं। फंक्शनैलिटी इतनी है, बस एक मैं कहूँगा 4 घंटे की जरूरत है कि आप सिर्फ कोई भी वीडियो देखें। हमने वीडियोस बनाए हैं, यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस है अलग अलग एडुकेटर्स के, कि इसको कैसे उपयोग करें। और सारे प्रोसेसर में फंक्शनैलिटी सेम है, मतलब या तो आप XT का प्रोसेसर यूज करेंगे, मरानी का यूज करेंगे, DBX का यूज करेंगे, BSS का यूज करेंगे, बहुत से ब्रांड्स है, सारे सारे प्रोसेसर का फंक्शनैलिटी एकदम आइडेंटिकल है। सर वैसे मैं आपको बोलना चाहूँ कि मैंने महारानी का प्रोसेसर देखा है 260। हम्म, सर बहुत शानदार क्वालिटी है, थैंक यू। क्योंकि जिसको कस्टमर को दिया था मैंने, आज तक भी उसने कभी ना सिंगल स्पीकर उड़ने की कंप्लेंट की है, न कभी ऐसा बोला है कि माइक विसल कर रहा है। काफी सारी चीजें इंप्रूव हो गई हैं उसके बाद। सर साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सोनोटोन में बहुत सारे ब्रांड्स अटैच्ड हैं, जैसे पी ऑडियो हुआ या बहुत सारे, तो सर उन ब्रांड्स के बारे में थोड़ा बताइए कि कौन से हैं और मतलब कहाँ कहाँ के हैं, थोड़ा सा डिटेल दीजिए ना। पहले पहले जो हमारा है पी ऑडियो का ब्रांड है, जो हमने चालू किया, थाईलैंड से ये ब्रांड है। इसमें ये इसका प्राइमरी प्रोडक्ट लाइन स्पीकर, लाउड स्पीकर है, और कुछ कुछ लाउड स्पीकर कैबिनेट भी आते हैं उनके लाइन से, कुछ क्रॉसओवर आते हैं, पैसिव क्रॉसओवर आते हैं। एक जी। 2-3 एम्पलीफायर के रेंज भी है जो उन्होंने अपना डिजाइन दूसरी फैक्ट्री को दिए। वो खुद अपने फैक्ट्री में नहीं बनाते, पर उनका ये डिजाइन है जो उन्होंने दूसरी फैक्ट्री को आउटसोर्स किया है। ये हो गया पी ऑडियो का ब्रांड। दूसरा ब्रांड जो हमने लॉन्च किया वो है डायनाटेक। डायनाटेक जो है ताइवान की ब्रांड है। ताइवान में उनके एम्पलीफायर आते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा सारे एम्पलीफायर मेड इन ताइवान है। और उसको जिनमें हमारा भी एक योगदान है कि हमने वो कंपनी में एक स्टेक लिया है, जहां हम अलग अलग प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट भी करते हैं साथ में। तो साथ ही साथ हमने अलग एक्टिव स्पीकर जो जैसे कि इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एक 15 इंच का एक्टिव स्पीकर है HP15 है, वो भी डायनाटेक के नाम से आता है। तो डायनाटेक में सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कवर हो जाते हैं, जो कि आपके एम्पलीफायर, प्रोसेसर्स, क्रॉसओवर और सिस्टम, जो भी आपका लाइनर है, सबवूफर, पैसिव हो या एक्टिव हो, ये पूरा डायनाटेक का पोर्टफोलियो। फिर आते हैं JTS पे। JTS वापस ताइवान की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अलग अलग कंपनियों के लिए माइक्रोफोन बनाती है, जैसे कि बेयर डायनामिक, बॉश, कुछ कुछ श्योर के सीरीज, कुछ कुछ अलग अलग ब्रांड्स के लिए JTS बनाती है और अपने ब्रांड से भी बेचती है। उनका काफी प्रोफेशनल सेगमेंट में आपने देखा होगा, अगर उनके TK सीरीज के माइक है या कुछ भी है, एकदम सस्ते भी नहीं है बट एकदम महंगे में नहीं है, बट जो जैसे पी ऑडियो है, जैसे आप जितना पैसा आप खर्च करेंगे उसके ऊपर जो वैल्यू आएगा आपको माइक्रोफोन से, जो क्वालिटी मिलेगी, आप देख सकते हैं अमेजोन पे भी रिव्यूज 90% सब 4.5 स्टार्स के ऊपर है। 5 में से 4.5 स्टार्स के ऊपर उन्होंने रिव्यू दिया है कि इसका क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। ये JTS जो है सारे माइक्रोफोन को देखती है। फिर है मरानी। मरानी जो है केवल डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर और एम्पलीफायर के प्लेट को बेचती है, जो आपके स्पीकर के कैबिनेट के पीछे आप लगा सकते हैं। अगर आपको एक्टिव सिस्टम बनाना है, आपके वुडन कैबिनेट में आपको अगर एम्पलीफायर बिल्ट इन चाहिए तो मरानी का ले सकते हैं, जिसमें सारे फीचर्स, क्रॉसओवर, EQ, सारे फीचर दिए। और उनका मेन हिस्सा है DSP। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि मार्टिन ऑडियो, फोनिक, मैकी, PV, ये सारी कंपनियां मरानी से बनवाती है अपना प्रोसेसर। उसके साथ ही साथ हम मैकी भी बेचते हैं। मैकी US की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। एक टाइम पे उनका जो SRM 450 था, ऑलमोस्ट इंडिया का सबसे बिका गया मॉनिटर होता था एक टाइम पे। बहुत सी उनकी अलग अलग प्रोडक्ट्स है, उनके स्टूडियो के प्रोडक्ट्स है, जहाँ बहुत आप अमेजोन पे जाएंगे टॉप 3 रैंक में अमेजोन के स्टूडियो मॉनिटर मैकी के है जो है बिकते हैं। उनके एनालॉग मिक्सर जो है हम बेचते हैं प्रो FX सीरीज के अंदर, तो पूरा हमारा मिक्सर का कैटेगरी उसमें आ जाता है। एडमसन है। एडमसन जो है सब कॉन्सर्ट सिस्टम को देखते हैं और एकदम हाई एंड इंस्टॉल, जैसे कि आप बड़े बड़े आपने देखा होगा शोज हुए अभी, जैसे कि AR रहमान के शोज या अमित त्रिवेदी जी के शोज या सलीम सुलेमान के शोज, बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है अभी सब बादशाह के शोज हमने स्टेडियम पे कवर किए हैं। बड़े बड़े स्टेडियम बॉम्बे में DY पाटिल स्टेडियम है या वानखेड़े स्टेडियम है,
अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम है, बहुत से इंडिया में बहुत अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े शोज किए। तो एडमसन टॉप टूरिंग सेगमेंट में आ जाता है, जहाँ की आपको कॉन्सर्ट या बड़े शो के लिए सिस्टम चाहिए, तो एडमसन वो कैटेगरी में आ जाता है। साथ ही साथ वोलाइट का लाइटिंग है, जिसमें एलईडी पार्स, शार्पी, अलग अलग तरीके के मूविंग हेड, वाटरप्रूफ नॉन वाटरप्रूफ कंट्रोलर, ये सारे वोलाइट में आते हैं। यूनिका का है, यूनिका का अलग आपके जो भी एक म्यूजिक साउंड इंजीनियर, उसके अलग अलग टूल्स लगते हैं, जैसे कि DI बॉक्स, केबल टेस्टर, फेस टेस्टर, पोलैरिटी टेस्टर, ये सब यूनिका के ब्रांड से आते हैं। सर आपको क्या लगता है, मतलब ये जो अभी पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19 का, इसके बाद प्राइजेस कैसे रहेंगे मार्केट में? मतलब हाइक होंगे या उतने ही रहेंगे या क्या होगा? आज के टाइम पे शायद कोई भी प्राइस हाइक नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ये सेल वैसे भी कम है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। सबके पास पुराना स्टॉक काफ़ी कुछ पड़ा हुआ जमा होगा, और सबने अपने नए परचेज, कोई भी मैन्युफैक्चरर सप्लायर होगा, किसी ने अपना नया परचेज नहीं किया होगा। बट आपने देखा होगा कोरोना वायरस के पहले जो हमारा US डॉलर का एक्सचेंज रेट था, वो था 71 या 70 या जी 71 के बराबर। आज के टाइम में वो है 76 के ऊपर, जिसमें ऑलमोस्ट जी 8% का फर्क आया। तो उसके उसकी वजह से मैं ज़रूर कहूँगा कि प्राइसेस बढ़ेंगे अगर एक्सचेंज रेट कम नहीं होगा। बट अगर एक्सचेंज रेट कम वापस हो गया, अगर हम देखते हैं कि वापस 71 के लेवल पर आ गया, तो फिर प्राइस में ज़्यादा बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। बट अगर मार्केट की गति वापस बढ़ी और सेल होना चालू हुआ, तो मेरे हिसाब से और एक्सचेंज रेट यही लेवल पे टिका रहा, जहाँ जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, जहाँ कि मैंने सारे बैंक वालों से पूछा है, उनका एक्सपेक्टेशन है कि अगले 1 साल तक 76 पॉइंट या 76-77 के आसपास ही घूमेगा, उसके नीचे ना होगा, और या उसके ऊपर भी ज़्यादा कुछ बढ़ेगा नहीं। अगर यही लेवल तक रहा तो प्राइसेस बढ़ेंगे। ओके। सर ये टाइम तो कभी भी सोच के हम लोग इसमें आए नहीं थे, लेकिन टाइम काफी बुरा चल रहा है। तो सर आपको क्या लगता है, मतलब कब तक ये मार्केट अपने पुरानी पोजीशन पे रिगेन करेगा? ऐसा इमीडिएट प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हालात के ऊपर, और हालात कैसे सुधरेंगे उसके ऊपर भी है, उसका कुछ क्योर आता है। बट अगर मैं कहूँगा, इस फाइनेंशियल ईयर को या इस अगले 3 या 4 महीने को एक तरीके से आंख बंद करके जीने के बराबर है, क्योंकि या जितना आप उसके बारे में ना सोचे और ना देखें उतना अच्छा है, नहीं तो आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग आएगी। मैं हमेशा हमेशा जी बोलता हूँ लोगों को कि पॉजिटिव न्यूज़ स्प्रेड करो, जो थोड़ा बहुत सेल है उसके ऊपर फोकस करो, जो सेल नहीं हो रहा है उसके ऊपर फोकस मत करो, क्योंकि ये हमारे इमीडिएट फ्यूचर में रहेगा। पर मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये अगले साल 2021 में ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 70-80% तक हालात ठीक होने चाहिए। मतलब लगभग मान के चलते हैं कि 3-4 मंथ्स का तो टाइम आराम से लग ही जाएगा। 3-4 मंथ्स, ये एटलीस्ट मेरे हिसाब से नवंबर के पहले कोई बड़ी गति से सेल मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। जी। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन। यस। सर अपने सोनोटोन के प्रोडक्ट के लवर्स जो हैं या सोनोटोन के जो फैंस हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, आप सब हमारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आप हम पे भरोसा करते हैं जब प्रोडक्ट खरीदते हैं, एक तरीके का विश्वास है। जब भी आप कोई भी दुकानदार से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, ये एक परिवार का आप हिस्सा बन रहे हैं, जहाँ की आप परिवार को और बड़ा कर रहे हैं प्रोडक्ट के संबंध में आके। हम सारे पूरे परिवार में एक दूसरे से सिर्फ ये प्रोडक्ट के थ्रू जुटे हैं, क्योंकि हम सारे एक फैमिली के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही परिवार बड़ा होता है, ये हमेशा हमारे लिए कभी ये बिजनेस नहीं रहा है, ये हमें हमेशा हमारे लिए एक पैशन रहा है कि हम जो भी आप अपना एक मेहनत की कमाई हमारे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें। हम हमेशा ये चाहते हैं कि आप जब घर जाए या इसको उपयोग करें, आपको उसमें हमेशा ये लगे कि मुझे इससे रिटर्न मिला, ये इसने मेरे को हमेशा मेरा कुछ फ़ायदा करा के दिया, हमेशा मेरी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव इनकम लाके दिया उसने। कोई भी ऐसा ना कहे कि ये हमारा हमेशा मिशन रहता है कि जो भी आप खर्चा करें उसको उनको लगे कि ये जितना मैंने खर्चा किया है ये प्रोडक्ट के लिए, उनको हमेशा ऐसा लगे कि ये इतने पैसों में मेरे को इससे अच्छा प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलेगा।
शायद उससे कुछ सस्ते प्रोडक्ट मिलेंगे, बट उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होगा। शायद उससे बहुत अच्छे क्वालिटी में प्रोडक्ट मिलेंगे, बट प्राइस उसका इतना अच्छा नहीं होगा। तो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस टू प्राइस रेशियो है, वो हमेशा ज़्यादा रहे। तो जो भी आप ये फिलॉसफी में आपने हमारे सेल में इतना बढ़ाव लाया, ये फिलॉसफी के पीछे ये हमें बहुत हिम्मत देता है कि इसी रास्ते से हम आगे चले। तो इसकी वजह से मैं आप सभी की तरफ शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमेशा हमें बढ़ाव दिया कि ऐसे ही प्रोडक्ट और मार्केट में लाए और ऐसे ही हमारे वातावरण को और बढ़ोतरी लाए। सर बहुत अच्छी लाइन कही सर आपने। सर मैं आपके एक प्रोडक्ट की एक्चुअली तारीफ करना चाहूंगा। मैंने रिसेंटली एक गुरिल्ला सीरीज जो अभी अभी आपने यस, लाया था कुछ यस, टाइम पहले, यस। सर इसका 15 इंच मैंने देखा। मैं सर इसको चैलेंजर सीरीज के साथ नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बीएम के साथ करता हूँ तो सर मेरे को परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी इसकी। यस, 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 सर इसका फ्रेम डिजाइन भी काफी यूनिक दिखा। यस। सर मतलब ये आपका पर्सनल बनवाया हुआ मॉडल है या कंपनी ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया था? जैसे कि बोला, पीओडर्स हम सोनोटोन हमेशा साथ में काम करते, तो हमेशा उन्होंने 2-3 चैसी डिजाइन भेजे हमको जो हमें अच्छे नहीं लगे। हमने बोला इसका ये नहीं है, और हम हमेशा एक फैक्टर था कि हम वॉइस कॉइल को कूलिंग कैसे, वो अगर जैसे हमारा पुराना जो ऑटो एबीसी फ्रेम होता था, ऑटो बैलेंस कूलिंग, वही उसमें क्या होता था, जो पीछे का जो कोन पीछे की तरफ जाता था, उसका जो हवा है वॉइस कॉइल के अराउंड से निकलता था, तो वॉइस कॉइल को जितना गर्म होता था उसको थोड़ा ठंडा रखता था। जैसे ही चैसी बदली करेंगे तो उसमें अलग हवे का फ्लो कुछ अफेक्ट हो रहा था। तो हम ये चाहते थे कि वो हवे के फ्लो को इंटैक्ट रख के चैसी को कैसे बदली करे। तो बहुत से इनपुट्स आए, थोड़ा वेंट का मतलब जो टॉप प्लेट और चैसी के बीच में जो डिजाइन था उसको हमने चेंज करके लगभग उसका एयर करंट जो है लगभग सेम रख के ये डिजाइन पे हमने फाइनल किया कि ये लगभग दिखने में मॉडर्न है, कूलिंग के बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, और हम वापस उसके कोन कॉइल और स्पाइडर के डायमेंशन को चेंज करके उसके परफॉर्मेंस को और अच्छा कर सकते हैं। चलिए सर, आपने इस पॉइंट को भी अच्छा खासा क्लियर कर दिया कि हम लोग अभी आगे अगर बीएम सीरीज को ही नहीं लेना चाहता है या उसके कंपटीशन में बीएम आता है तो गुरिल्ला सीरीज यूज कर सकता है। यस। सर मिलते हैं फिर अगली वीडियो ओके, में। थैंक यू। जी सर। मुझे तो बड़ा मज़ा आया इनके साथ बातचीत करने में, करण जी के साथ। और जैसा कि मैंने इनसे और एक वीडियो का प्रॉमिस किया है, वो भी मैं आप लोगों के सामने जल्दी लेकर आ जाऊंगा। आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। आज की वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिए, इसे कमेंट कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाके बाकी सारी डिटेल्स को चेक कीजिए। इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।